सो हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड एंड आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री। एंड आज की नई वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है 2 ऑफ सितंबर 2021। फर्स्ट लेट मी चेंज द इंक, पहले इंक चेंज कर लेने दें। तो ये जो सैंपल पेपर रिलीज करा गया है, तो हिस्ट्री के सैंपल पेपर को तो हमने बढ़िया से सॉल्व कर लिया, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी मैनर में सॉल्व किया। आज की वीडियो में बात करेंगे यही हिस्ट्री का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसको एनालाइज करेंगे। हमने आपको बताया था जब हम सॉल्यूशन की वीडियो डाले थे कि एक एनालिसिस की वीडियो अलग से आएगी। तो वो जो एनालिसिस की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि जितने भी ये 60 क्वेश्चंस हैं, पहले तो शुरुआत करेंगे इंस्ट्रक्शन से कि भाई कैसे कैसे आपकी मार्किंग स्कीम होने वाली है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं। कुछ कॉमन क्वेरीज हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। तो उन सबको खत्म करने के बाद वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग द क्वेश्चंस कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं एंड किस कैटेगरी के क्वेश्चंस कितने हैं, लाइक असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, फिर एग्जर्व्ड बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं। एग्जर्व्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दोनों अलग अलग होता है, तो उसको भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई इमेज बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, मैथ से कितने क्वेश्चन आए हैं, वन लाइनर एमसीक्यूज जो सिंपल होते हैं, बेसिक एमसीक्यू वो कितने हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला एमसीक्यू कितना है, मैच द फॉलोइंग भी आया है नहीं आया है, अगर आया है तो कितना आया है, एंड कहाँ से किन किन सोर्सेस हमें प्रिपेयर करना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें फोकस में डाल के चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए एंड किन किन चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं। So let's get started with the analysis, the complete analysis of the sample paper of class 12 history that was released by CBSE on the 2nd of September 2021। ये आपका टर्म 1 के लिए है, मिड टर्म के लिए, मिड टर्म जो आपका नवंबर दिसंबर में प्रोबेबली होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंस्ट्रक्शन से। सो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का ही है। इंस्ट्रक्शन में जो जनरल इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको बांटा गया है 4 सेक्शंस में, ABCD 4 खंड होने वाले हैं, ABCD। एंड ये जो 4 खंड होंगे इनमें अलग अलग मात्रा होगी क्वेश्चन की। लाइक अगर सेक्शन ए की बात करें, अगेन लेट मी चेंज द इंक, सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें से आपको केवल 20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे 24 क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको केवल 20 अटैम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन होने वाले हैं, यहाँ पे 18 आपको अटैम्प्ट करने हैं। देन अगेन सेक्शन सी जो है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होने वाला, तो इसमें आप समझे तो 10 आपको अटैम्प्ट करना। सेक्शन ए इज ऑल अबाउट वन लाइनर एमसीक्यू, सेक्शन बी में वन लाइनर एमसीक्यूज भी हैं, मैच द फॉलोइंग भी है, सेक्शन रीजन भी है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट भी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर भी है। बहुत सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो इसमें से 22 क्वेश्चन है, आपको केवल 18 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में टोटल जो 12 क्वेश्चन है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। एक आपके सामने 2 सोर्स डाला गया है, एक कबीर का सोर्स एंड एक द्रौपदी और युधिष्ठिर का जो चीरहरण के बाद की कथा है। तो उसमें से 12 क्वेश्चन से आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं। एंड यहाँ पे बहुत बच्चों का ये सवाल है कि सर हमारे पास, एंड उसके बाद मैप जो है हमारा सेक्शन डी में पूछा जाएगा, तो 2 ऐसे, यानी कि टोटल आपके 60 क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन 60, ठीक है। अटेम्प्ट आपको कितना करना है, 50 ही करना है, अटेम्प्ट आपको 50 करना है, ठीक है, अटेम्प्ट आपको 50 करना है। एंड ऐसा नहीं है कि आपने 24 क्वेश्चन सेक्शन ए में है तो आपने यहाँ पे 24 कर दिए और इसमें से 4 घटा दिया। इसमें 24 सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 ही कर सकते हैं। इसमें अगर आपने 22 कर दिया तो भी 22 को नहीं गिना जाएगा, उसमें से केवल 20 को ही उठाएंगे। तो दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड। अगर देखें सेक्शन ए में कितना है, 24 है, अटेम्प्ट कितना करना है आपको, 20 करना है। सेक्शन बी में कितना, सेक्शन बी में कितना है, सेक्शन ए में 24 है, सेक्शन बी में कितना 22 है, आपको अटेम्प्ट 18 करना है। ये दोनों मिलके आपके कितने होगा, 38 मार्क्स, मतलब 38 क्वेश्चन। मार्क्स तो आप अभी बाद में बताया जाएगा। तो 38 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए और बी से। तो आप यहाँ पे चालाकी ये नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 46, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 46 है, उसमें से 38 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे चालाकी ये नहीं कर सकते कि हमें अगर 38 अटेम्प्ट करने हैं तो हम क्या करते हैं ना, सेक्शन बी में से 22 अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसमें से 22 टोटल होगा, एंड सेक्शन ए में से 16 अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि इन्होंने हर एक सेक्शन में लिमिट लगाया है कि आप इस सेक्शन में इतना ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा किया तो दैट विल नॉट बी गोइंग टू काउंटेड, वो आप काउंट नहीं किया जाएगा, उसको एग्जामिनर जो है काउंट नहीं करेंगे। सो अगर आपने सपोज सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, इसमें से 24 का जवाब दे दिया, तो वो क्या करेंगे, शुरुआत के कोई 20 क्वेश्चन को चेक करेंगे, हो सकता है कि उसमें से कई आंसर आपके गलत हो, एंड लास्ट के जो 4 क्वेश्चन बच गए जिनको उन्होंने चेक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने 20 क्वेश्चन ही सोचा था चेक करने का, तो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन बच गए, इवन दो दे वर करेक्ट, उनको वो चेक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय द लॉ। वो अपने प्रोविजंस, वो जो पॉलिसी है सीबीएसई की, उससे वो बाउंडेड है, जो एग्जामिनर हमारे। तो वो अगर 24 में से 24 भी आपने अटेम्प्ट किया तब भी वो 20 ही क्वेश्चन आपके चेक करने वाले हैं, आपके उसको काउंट किया जाएगा। सो आपके लिए ये पहले तो रिकमेंडेड है कि आप जो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करें। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको उन्हीं 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिनको लेके आप बहुत श्योर हैं। अगेन 20 से 21 नहीं करना, क्योंकि वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, एंड हो सकता है कि वो गलत क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर ले, मतलब चेक कर ले। उसके बाद सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन है,
तो आपको इसमें भी 18 ही करना, 18 से 19 नहीं करना। अगेन दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। एंड उससे क्या होगा कि वो लोग, क्योंकि 19 में से उन्हें कोई 18 चुनना है, तो वो लोग कुछ ऐसा भी चुन सकते हैं जो जिसमें से एक क्वेश्चन आपका गलत हो। तो लेट सपोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि लेट सपोज कि 60 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 50 करना। आपने क्या किया, 60 में से 60 का जवाब दे दिया। एंड इन 60 में से आपका क्या है ना कि 3 या 4 क्वेश्चन गलत आपने किए, 3-4 क्वेश्चन गलत आपने किए, ठीक है। लेकिन आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 56 क्वेश्चन की एक्यूरेसी, 56 आपने सही किया। तो अगर आप पूरा श्योर होकर 50 क्वेश्चन करते तो आपका जो मार्क्स है वो पूरा हो जाता, 50 में से 40, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 0.8 मार्क्स का, तो 40 में से 40 आपके आराम से आ रहे होते। लेकिन चूंकि आपने 60 अटेम्प्ट किया एंड उसमें से 4 आपके गलत हो, तो एग्जामिनर हो सकता है ऐसा भी करे कि जो क्वेश्चन आपने गलत किए गलती से उनको ही चेक कर दे। तो आप जो पहले 40 में से 40 लाने वाले थे, उन्होंने चूंकि आपके गलत किए हुए क्वेश्चन को ही चेक कर लिया, तो अब आपको 40 नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सारे क्वेश्चन आते भी है फिर भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये बहुत कॉमन क्वेरी है कि सर हमें 60 में से 60 आते तो हम क्या करें। आपको 50 ऐसे क्वेश्चंस विच यू आर मोस्ट श्योर अबाउट, कि आप जिनको लेके बहुत ज़्यादा श्योर है, बहुत ज़्यादा सुनिश्चित है, उनको ही अटेम्प्ट करें। दैट्स व्हाट आई विल रिकमेंड। एंड कोई भी टीचर यही रिकमेंड करेगा, कोई भी ट्यूटर, कोई भी मेंटर यही रिकमेंड करेगा कि अगर आपको 60 में से 60 भी आता है फिर भी आप उसमें से 50 ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि वही आपके लिए लाजिम है। और इसमें से उनको अटेम्प्ट करें जिनको लेके आप बहुत श्योर है। तो ऐसे ही आप सेक्शन ए के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, 24 में से 20, 22 में से 18, सेक्शन सी में 12 आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिएगा। एंड अगेन यहाँ पे भी एक हैक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके 2 दिए गए, ठीक है। तो हर एक में ना, एक अगर क्वेश्चन ए है तो उसमें 6 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बी है उसमें भी 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मिला के 6 12 हो गए। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया कि सेक्शन ए से आपको 6 करना है, सेक्शन बी से आपको 6 करना है, ठीक है। मतलब सॉरी, अगर 10 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करना है तो इसमें कोई ऐसा नहीं दिया गया कि सेक्शन ए से 6 कर ले और सेक्शन बी से 4 कर ले, या सेक्शन बी से 4 कर ले, सेक्शन ए से 6 कर ले। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 6-4 के रेशियो में, 4-6 के रेशियो में, 5-5 के रेशियो में, सेक्शन ए से 5 कर ले, सॉरी सेक्शन ए कहता है, सोर्स ए से या सोर्स बी से 5-5 कर ले, सोर्स ए से 4 कर ले, सोर्स बी से 6 कर ले, सोर्स ए से 6 कर ले, सोर्स बी से 4 कर ले। तो ये आपके ऊपर है, इसमें कोई वहाँ पे उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई है। सो सेक्शन सी कंटेन्स 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस विद 12 क्वेश्चंस, जो 12 एमसीक्यूज हैं उनमें से आपको केवल 10 अटेम्प्ट करने हैं। एंड उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि जो सोर्स है उसमें से इतना करना, सोर्स बी है उसमें से इतना करना। आपको जैसे जो रेशियो, 3 ही तो रेशियो होगा। आपको अगर 10 उड़ाना है एंड 6-6 क्वेश्चन है तो 3 ही तो रेशियो हो सकता है, 5:5 का रेशियो, या 4:6 का रेशियो, या 6:4 का, ठीक है। तो या तो आप सोर्स ए सोर्स बी में बराबर 5 क्वेश्चन कर ले, या सोर्स ए से 4 क्वेश्चन कर ले, सोर्स बी से 6 क्वेश्चन कर ले, एंड या सोर्स ए से 6 कर ले, सोर्स बी से 4 कर ले। तो ये सारी चीज़ें। फिर जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके 2 आने वाले हैं। इनमें विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, जो दृष्टिबाधित छात्र है उनके लिए भी सवाल है, तो आपको वो अटेम्प्ट नहीं करना। जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सवाल है उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आपको वो आता भी है तब भी आपको उसको एस्केप कर देना है, क्योंकि अगर आपके पास दृष्टिबाधित छात्र की अलग प्रति नहीं होगी, मतलब आप ऑफिशियली बोनाफाइड एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट नहीं है, तब तक आपके क्वेश्चंस को काउंट नहीं किया जाएगा, अगर आपने उसको सही भी लिखा तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अगर विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। एंड आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सारे 50 क्वेश्चन। अगेन सही कि 50 के 50 ही करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 60 आते तो 60 कर ले, 50 क्वेश्चन ही करने हैं। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं 2 ऑप्शन को लेकर, तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। एंड मार्किंग स्कीम वही है कि हर एक क्वेश्चन इक्वली मार्क्स कैरी करते हैं, तो क्योंकि 50 क्वेश्चन है एंड 40 मार्क्स है, तो ऑब्वियसली अगर आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो एक जो क्वेश्चन है वो 0.8 मार्क्स का हो जाता, तो हर एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स कैरी करता है। दिस वॉज अ जनरल इंस्ट्रक्शन। ये हमारा इंस्ट्रक्शन का एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। चैप्टर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्वेश्चंस का, मार्क्स का नहीं क्वेश्चंस का, वो चैप्टर वाइज कैसे है। एंड मार्क्स का भी अगर आप कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन अगर किसी एक चैप्टर से आए यानी कि 8 मार्क्स क्वेश्चन आए, अगर 9 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से यानी कि कितना हो गया, 7.2 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो दिस इज द सिनेरियो। तो अगर आप चैप्टर वाइज देखेंगे चीज़ों को, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये आपके 6 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास, एंड चैप्टर 4 आपका हो गया थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, बुद्धिज्म दैटिज्म वाला, चैप्टर 6 हो गया आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशन, एंड चैप्टर 7 हो गया विजयनगर वाला। तो इन सब में से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 से तकरीबन 10 क्वेश्चन आए, एक्यूरेटली 10 क्वेश्चन आए। चैप्टर 2 से 9 क्वेश्चन आए, चैप्टर 3 से आपके 10 क्वेश्चन आए, चैप्टर 4 से आपके 11 क्वेश्चन आए, चैप्टर 6 से आपके 10 क्वेश्चन आए, चैप्टर 7 से आपके 10 क्वेश्चन आए। एंड ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 के जो 10 क्वेश्चन है वो सेक्शन ए में ही है, सेक्शन बी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सेक्शन सी में किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन सी में आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 2 ही चैप्टर से आया। तो एक तो आपका आया है भक्ति सूफी ट्रेडिशन से कबीर वाला, एंड एक हमारा आया है किनशिप कास्ट एंड क्लास। बाकी इन 5 चैप्टर से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का आपके सामने डेटा रखा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमॉन्ग्स्ट ऑल द सेक्शंस, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं माना है कि चैप्टर 1 से जो 10 क्वेश्चन है वो केवल सेक्शन ए में ही 10.5 क्वेश्चन आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में भी है, कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेक्शन डी में भी आपको देखने को मिलेगा।
सो दिस इज द सिनेरियो। अगर बात करें कंक्लूजन की, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद क्या कंक्लूजन हमें मिलता है, तो कंक्लूजन इज बेसिकली दिस कि जितने भी चैप्टर सीबीएसई ने आपके सामने रखे हैं आपको पढ़ने हैं, तो उन सबको सीबीएसई ने इक्वली वेटेज दिया है। सीबीएसई हैज गिवन द इक्वली वेटेज टू ईच एंड एवरी चैप्टर दैट आर इन योर सिलेबस। सबसे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 10% क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप कह लें तो सबसे 10% नहीं, सबसे आप कहेंगे 10-10 क्वेश्चन आ रहा है, 10-10-10-10-10-10। अगर 11 हो रहा है तब भी उसको हम 10 मान ही सकते हैं। तो इक्वली वेटेज दिया गया है, चाहे चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, चैप्टर 4 हो, चैप्टर 6 हो, चैप्टर 7 हो, चैप्टर 5 आपके सिलेबस में नहीं था, वो ट्रैवलर्स वाला, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। तो ये जितने भी चैप्टर्स है, आपको ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो उनको ज़्यादा फोकस देके पढ़ना, किसी चैप्टर से कम क्वेश्चन आए तो उनको छोड़ देना। तो सीबीएसई ने आपके साथ ये माइंड गेम नहीं खेला। उन्होंने कहा कि हमने सारे ही चैप्टर्स को इक्वली प्रेफरेंस दी है, इक्वली वेटेज दिया है, तो आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना, सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स को देखना है, एमसीक्यूज को सॉल्व करना है एंड सेट्स लगाने हैं। तो दिस इज द चैप्टर वाइज एनालिसिस, दिस इज द चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बहुत आसान था। एंड द कंक्लूजन वी केम टुवर्ड्स इज कि सीबीएसई ने जितने भी चैप्टर्स है उनको इक्वल प्रेफरेंस दी है, इक्वली वेटेज दिया है, मतलब वैल्यू उनकी इक्वल आकी गई है सीबीएसई के द्वारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, द कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कितने आए हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन कितने आए हैं, फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन कितने आए हैं, वन लाइनर एमसीक्यू कितने आए हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कितने आए हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर वाले क्वेश्चन कितने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इनको तैयार कैसे करेंगे, हाउ विल बी प्रिपेयर। तो इन सबको देखते हैं, फिर लास्ट में कुछ कॉमन क्वेरीज को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर टाइमलाइन जो लास्ट में होता है चैप्टर के, उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, केवल वो सोर्स से ही आएगा क्या, वो चैप्टर के बीच से नहीं आ सकता, वो तो साइड में बॉक्स बना के देते हैं, केवल उसी से आ सकता है। एंड एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, वो कैसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से अलग है, उसको भी एक बार देख लेंगे। तो हियर वी हैव सम कैटेगरीज, इनके अंदर क्वेश्चंस आए। सबसे पहले कैटेगरी है बहुत बेसिक क्वेश्चन, जो वन लाइनर एमसीक्यू होता है, या तो वन वर्ड में इनका आंसर होता है या वन सेंटेंस में होता है। फिर एक आता हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने वाले दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया, उसमें से 3 स्टेटमेंट आपके गलत है, एक सही है, तो उसको हमने वन लाइनर एमसीक्यू में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि उसमें एक ही सही है, बाकी 3 तो गलत है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ना 4 स्टेटमेंट अगर दिए गए हैं तो 3 स्टेटमेंट गलत होंगे, सॉरी 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक गलत होगा, या 2 स्टेटमेंट सही होंगे, 2 गलत होगा, या आप कह लो 3 गलत होगा, 1 सही होगा। तो ऐसे में आपसे ना स्टेटमेंट तो दिया ही जाएगा, ऊपर से ऑप्शन भी दिया जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, और थर्ड फोर्थ सेकंड आर करेक्ट। तो इस हिसाब से आपको चुनना पड़ता है। तो इसमें हमने उस टाइप के क्वेश्चंस को रखा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। बाकी जो वन लाइनर करेक्ट करने वाले स्टेटमेंट होते हैं, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना होता है, वो तो वन लाइनर नहीं आ गया। सिंपल हमने एक स्टेटमेंट दिया, एक टॉपिक दिया, उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है उसमें से 3 गलत है, एक सही है, तो उसमें उसको चुनना, उसमें तो कभी टाइम लगेगा। लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं एंड बहुत सारे स्टेटमेंट सही भी होते हैं, एंड फिर उनमें से ऑप्शन हमें चुनना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो इस हिसाब से उन क्वेश्चंस को हमने इस कैटेगरी के अंदर रखा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी आता है दैट इज ऑफ आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। इसको लेके हमने आज से तकरीबन 1 महीने पहले एक सीरीज चलाई थी, पीपल यू मस्ट नो करके। बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो भी करते हैं। अगर जो बच्चे उसको फॉलो नहीं करते, पीपल यू मस्ट नो, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड ये सीरीज अब हो जाती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, आपकी ही 12th हिस्ट्री से जितने भी रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, उनमें हमने किसको किया था, महाप्रजापति गौतम को किया था, उनमें हमने अभी तक अलेक्जेंडर कनिंघम को किया है, जॉन मार्शल को किया। तो इन सब से रिलेटेड कैरेक्टर आपसे पूछे गए हैं। महाप्रजापति गौतमी से रिलेटेड चीज़ ही पूछी गई है, अशोका का कैरेक्टर पूछा गया है, मीराबाई से रिलेटेड 2-4 ट्रेड दिए गए हैं, फिर पूछा गया कि किसकी बात करी जा रही है। तो पीपल यू मस्ट नो सीरीज 1 मिनट के हम शॉर्ट्स डालते हैं, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बता दी जाती है कि अगर इनसे रिलेटेड चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछी जाए एग्जाम में, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर में कैसा होता है कि आपके सामने ना मीराबाई के कुछ ट्रेड्स दिए जाएंगे कि शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ मारवाड़ से प्रिंसेस थी, एंड शी बिकेम द क्वीन ऑफ, आप कह ले तो मेवाड़, वो मेवाड़ के प्रिंस से ब्याही जाती है, एंड वो अपने आप को बिलवड मानती थी विष्णु का, मतलब कृष्णा का। तो इस टाइप के 3 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिएगा मीराबाई के, एंड आपको पहचाने कि किसके ये कैरेक्टर कौन है। तो वहाँ पे अगर आपने पीपल यू मस्ट नो सीरीज देखी है, जहाँ पे हमने मीराबाई के बारे में एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था, ब्याही कहाँ गई थी, मेवाड़ में ब्याही गई थी, एंड क्यों फेमस है, तो ये कृष्णा के प्रति अपनी भक्ति को लेकर फेमस है। तो ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो मीराबाई की ओर संकेत दे रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द मीराबाई। तो इस हिसाब से अगर आप पीपल यू मस्ट नो सीरीज फॉलो करते हैं, तो यू कैन इजीली आंसर द आइडेंटिफाई द कैरेक्टर क्वेश्चन। अगर आपको किसी कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने का सवाल दे दिया जाए, तो आसानी से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कम द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसको भी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, फिर उसका कारण दिया जाएगा। बहुत बार दोनों स्टेटमेंट गलत होते हैं, बहुत बार दोनों स्टेटमेंट सही भी होते हैं, कुछ बार एक स्टेटमेंट गलत होगा, एक सही होगा। बहुत बार जो असर्शन रीजन में ऐसा भी दिया जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन असर्शन जो है वो रीजन जो है वो असर्शन का सही रीजन है, मतलब आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो इस हिसाब से भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आगे चल के आप जब देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये जो एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों स्लाइड डिफरेंट है।
बहुत स्लाइड, बहुत बेसिक डिफरेंस। इसको देखें, दोनों को अलग अलग हम लोग एनालाइज करेंगे। उसका लास्ट में हमारे पास है मैप बेस्ड क्वेश्चन। एंड ये जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट है उनके लिए हमारे पास है कुछ ऑप्शंस, कुछ वन लाइनर एमसीक्यूज होते हैं ताकि वो मैप में उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो देखने में। एंड इसके अलावा भी एक कैटेगरी है जिसको यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कुछ इमेज आपके सामने दे दिया, आपने अगर भक्ति सूफी एडिशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे निज़ाम और अमीर खुसरो की इमेज है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये किसकी इमेज है, यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड पर्सन है वो कौन है। तो आपको जब तक नहीं पता कि निज़ामुद्दीन औलिया की तस्वीर है एंड इसके साथ कौन बैठे हुए हैं तो अमीर खुसरो बैठे हैं, तब तक आप कैसे जवाब दे सकते हैं। तो जैसा एक आप देखेंगे थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, तो उसमें नहीं भक्ति सूफी एडिशन, तो उसमें मलिक भास्कर एक हमारे शैव संत हुआ करते थे, शैविज्म को फॉलो करने वाले संत थे, उनकी तस्वीर है। फिर आप देखें तो करियक्कल अबियार की तस्वीर है। तो इन सब की जो इमेजेस है वो आपके सामने दी जाएंगी एंड पूछी जाएंगी कि ये, पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इमेज दे दिया एंड पूछा कि भाई ये कौन है। एंड अगर थोड़ा सा ट्विस्ट हमें करना है तो हमने करियक्कल अबियार की तस्वीर दे दी एंड पूछा कि किस ट्रेडिशन से बिलोंग करती है। अब आपको ये भी पहले पता होना चाहिए कि ये कौन है, फिर इनके बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो उस फोटो से आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि करियक्कल अबियार की तस्वीर है एंड करियक्कल अबियार कौन थी, इनके बारे में भी आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि वो शैविज्म को फॉलो करती थी, वो नाइनार सेंट थी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दीज 8 और 9 कैटेगरीज जो क्वेश्चन है वो आपसे सैंपल पेपर में पूछेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे ज़्यादा वाइड कैटेगरी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जो भी ये 9 कैटेगरी हमने यहाँ पे मेंशन की है उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर है एंड मैच द फॉलोइंग भी है। 2 चीज़ें हमने मिस कर दी, एक मैच द फॉलोइंग भी है। आपसे ना मैच द फॉलोइंग पूछेगा, मैच द फॉलोइंग भी बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में पूछेगा, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ रह गया एंड एक मैच द फॉलोइंग रहेगा एंड बाकी जितने भी कैटेगरीज है उनको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वन लाइनर एमसीक्यू से। तो जो सेक्शन ए है इसके वन लाइनर एमसीक्यू सबसे ज़्यादा आपसे पूछा गया, सबसे ज़्यादा सबसे आसान चीज़ आपसे सबसे ज़्यादा पूछी गई है। तो इसीलिए हमने कहा ना कि ये जो पेपर है इतना ज़्यादा टफ नहीं है। लास्ट में हालांकि रेट मैं करूँगा लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दिया जाए कि ये पेपर बहुत ईजी है। ये जो पेपर है इससे ईजी पेपर सेट नहीं किया जा सकता था किसी भी बोर्ड किसी भी क्लास के बच्चों के लिए। तो टोटल जो क्वेश्चन है वन लाइनर एमसीक्यू के वो 29 आने वाले हैं, 29 क्वेश्चन। एंड सेक्शन ए में अगर आपने देखा होगा तो 1 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वन लाइनर ही हैं। लेट सपोज यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो पहला क्वेश्चन भी वन लाइनर है। यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है उस बुक के ऑथर कौन है। फिर डीजी पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे, तो ये भी वन लाइनर हो गया। फिर हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड कौन सी चीज़ जो है वो अनफेमिलियर है, यानी कि कौन सी चीज़ हड़प्पन सभ्यता से एसोसिएटेड नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो अशोका ने किस ओल्डेस्ट स्तूप का निर्माण कराया था। तो दीज आर द वन लाइनर एमसीक्यूज। ये सेक्शन ए के एमसीक्यूज होगा। कुछ सेक्शन बी में भी पूछेगा। लाइक अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 टर्म का यहाँ पे जिक्र है, वेलालार एंड अदीमई। एंड आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए कि आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी चीज़ है वेलालार एंड अदीमई के मीनिंग को सही तौर पे बताती है। तो क्या वेलालार एक लोमैन थे एंड अदीमई लैंड ओनर को कहा जाता था, क्या वेलालार लैंड ओनर या अदीमई पीजेंट को कहा जाता था। ऐसे करके 4 ऑप्शन है एंड इनमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो इनको भी हम लोग, क्योंकि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट चुनने वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इनको वन लाइनर में रख सकते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता। आपने वेलालार एंड अदीमई के बारे में पढ़ा तो सिंपली आप ऐसा बता सकते हैं कि वेलालार वेर द लैंड ओनर्स एंड अदीमई आर द स्लेव, ठीक है। तो आप इसमें से, क्योंकि आपको पता है कि 3 स्टेटमेंट गलत है, अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है। तो ये तो वन लाइनर ही हो गया ना। वन लाइनर में क्या होता था, जैसा आपने देखा कि हु रोड द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो उसमें 3 ऑप्शन गलत थे। आर.डी.एम. व्हीलर हो गया, जॉन मार्शल हो गया, अलेक्जेंडर कनिंघम हो गया एंड एस.एन. रॉय हमारे सही ऑप्शन है, तो उनको हमने चुन लिया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वन लाइनर एमसीक्यूज। इसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल है जो सेक्शन बी में आपसे पूछे गए। यहाँ पे शल भज्जी का मोटिव जो हमने देखा था सांची स्तूप में, एक औरत पेड़ से लटकी हुई दिखाई गई है, उसका क्या मतलब होता है। तो ये भी एक वन लाइनर एमसीक्यू है। उसका मतलब क्या होता था, तो हमने देखा था ऑस्पिशियस सिंबल, कि वो जो नॉन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के लोग थे, खासतौर पे जो हिंदुज़म को मानते थे, वो जब बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो अपनी ट्रेडिशन की बहुत सारी चीज़ें यहाँ लेके आते हैं। तो वैदिक रिलीजन में जो है ये शैल भज्जिका नाम की मोटिव को वहाँ पे दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि एक औरत थी जिन्होंने जब किसी पेड़ को छुआ तो वहाँ से पेड़ में फल आने शुरू हो गए, यानी कि पेड़ फलित होना शुरू हो गया। तो उसको एज अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस यानी कि पवित्रता के सिंबल के रूप में देखा गया था। इसीलिए वैसी फिगर को सांची के स्तूप में भी स्टैब्लिश करा जाता है। तो ऐसा ये वन लाइनर क्वेश्चन अगेन आपने अगर शैल भज्जिका के बारे में पढ़ा हो या सांची स्तूप के आर्किटेक्चर को देखा हो तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसको भी हम वन लाइनर में कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है एंड एक फिल इन द ब्लैंक्स कि फलाने रीजन से, राजस्थान में किस रीजन से जो हड़प्पन हैं वो कॉपर लाया करते थे। तो आप सबने पता है कि आप सबने पढ़ा कि किस रीजन से लाते थे, तो खेतरी रीजन से लाते थे। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वन लाइनर एमसीक्यू। इसके बाद अगर आप ये भी देखेंगे 42वां क्वेश्चन भी वही है। यहाँ पे महावीर को लेके, महावीर की जो ज्ञान फिलोसफी उसको लेके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि नॉट एसोसिएटेड। तो इस ऑब्वियसली इसमें से 3 स्टेटमेंट जो एसोसिएटेड है सही है, जैसे नॉन वायलेंस की जो प्रिंसिपल है, एनिमेशन का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि सब में जान है एंड फिर सैल्वेशन के लिए बहुत तपस्या की जरूरत पड़ेगी, एक्सट्रीम एसेटिज्म की जरूरत पड़ेगी। ये सारे जो स्टेटमेंट वो सही है। लास्ट जो थर्ड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सी, ये गलत है कि
साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ जो लॉ ऑफ कर्मा के द्वारा डायरेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि जैनिज्म में हमने देखा था कि जितना ज़्यादा इस सेक्ट में, इस रिलीजन में लॉ ऑफ कर्म को फोकस किया गया है, उतना किसी भी हेटेरोडॉक्स सेक्ट में लॉ ऑफ कर्मा को नहीं फोकस में रखा। फिर 43वां अगर भी क्वेश्चन देखें आप सेक्शन बी का, वो भी एक वन लाइनर एमसीक्यू है। इसमें आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए बुद्धिज्म से रिलेटेड, एंड इसमें से एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी 3 सही है, तो आपको उनको चुनना है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वन लाइनर एमसीक्यूज और वन लाइनर स्टेटमेंट चुनने वाले क्वेश्चंस। तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 29 क्वेश्चन तकरीबन आपके यहाँ से आने वाले, मतलब मोर दैन 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम वन लाइनर एमसीक्यूज। तो इस तादाद को आप ध्यान में रखें, मोर दैन 50% ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि आपको अगर 50 अटेम्प्ट करने हैं तो 25 आपका 50% हो गया, तो 29 क्वेश्चन यानी कि मोर दैन 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम वन लाइनर एमसीक्यूज। उसके बाद अगर बात करें सेकंड कैटेगरी हमारी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए तकरीबन 5 क्वेश्चन है ऐसे प्रॉपर, जिनमें हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको पता करने के इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। कौन स्टेटमेंट नहीं, कौन स्टेटमेंट तब होता है जब कोई एक ही स्टेटमेंट सही होता है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, मतलब हो सकता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट भी सही है, एंड उससे रिलेटेड ऑप्शंस भी मल्टीपल हो सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप क्वेश्चन का, यहाँ पे महाजनपद से रिलेटेड चीज़ें दी गई है कि महाजनपद वगैरह मगध, कोसला, गांधार, नमती, बोली, महाजनपद ज़्यादातर जो महाजनपद थे उनको राजाओं द्वारा रूल किया जाता था, कुछ महाजनपद को गणों और शंभुओं द्वारा भी रूल किया जाता था, एंड हर एक महाजनपद की अपनी कैपिटल सिटी होती थी जिनको ऑफन फोर्टिफाई किया जाता था, जिनकी किलाबंदी ऑफन अक्सर कर दी जाती थी। यहाँ पे आपके सामने कुछ कहा गया कि इन चारों में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इन चारों में से मल्टीपल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को देखें वो भी सही है, तीसरे स्टेटमेंट को देखें वो भी सही है, चौथे स्टेटमेंट को देखें वो भी सही है। अब इसको लेकर आपके सामने 4 प्रोबेबिलिटीज दे दी गई है ऑप्शन की कि 1, 3, 1 सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, या सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, या बाकी के जितने भी ऑप्शन है उस हिसाब से आप चुन लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी उस हिसाब से मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो हम ऑप्शंस को भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास अगर 3 ऑब्जेक्ट है तो हम उनको आसानी से प्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे अगर महाजनपद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, नॉट करेक्ट, एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 3-4 स्टेटमेंट है, उसमें से 2 या 3 स्टेटमेंट नॉट करेक्ट होते हैं, एक सही होता है। फिर हमें उन ऑप्शंस को चुनना है जिन ऑप्शंस में उन स्टेटमेंट की बात करी गई है जो नहीं है सही, जो गलत है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। लेट सपोज एक और अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, आपको बता रहे कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे तो जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों ही सही है, तो हम ये जो डी ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बाकी अगर पहला ऑप्शन देखें तो वल्ली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये गलत है क्योंकि दूसरा और तीसरा भी सही है। वल्ली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि पहला और तीसरा भी सही है। वल्ली फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि ये भी गलत है क्योंकि थर्ड भी स्टेटमेंट जो हमारा सही है। तो ऑब्वियसली वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन डी एज करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें तीनों स्टेटमेंट को सही कहने की बात की जा रही है। ऐसा ही क्वेश्चन आप देखेंगे तो विजयनगढ़ एम्पायर से रिलेटेड है। फिर अगर आप देखेंगे तो कृष्णदेव राय के रूल से रिलेटेड है, इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एंड आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट वो सही है। जैसा विजयनगर एम्पायर के जो सबसे बड़े रूलर हुए थे कृष्णदेव राय, उनके बारे में बताया गया कि उनके रूल के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन होता है, बहुत पीस और प्रॉस्पेरिटी रही थी पूरे एम्पायर में, एंड बहुत ज़्यादा ही उन्होंने टेम्पल्स वगैरह बनवाए थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, एंड जो लास्ट स्टेटमेंट है कि उनको डिफीट मिली थी राक्षसी तैंगड़ी के बैटल में, ये गलत है। तो आपको ऐसे ऑप्शन को चुनना पड़ेगा जिसमें ऐसा कहा गया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो हमने देखना है कि ऑप्शन बी को देखिए अगर आप, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे दिखाया गया कि ये तीनों स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया गया कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू कृष्णदेव राय, यानी कि आर ट्रू रिलेटेड टू कृष्णदेव राय। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो सही है। बाकी अगर आप सिंपल खाली फर्स्ट की बात करें तो भी गलत होगा क्योंकि सेकंड, थर्ड भी सही है। अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात करें तो भी गलत होगा क्योंकि जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इस हिसाब से आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। एंड जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें मल्टीपल स्टेटमेंट जो वो सही होते हैं, इनको लेके एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा काम करती है। तो अभी हम आज तो नहीं लेकिन कल एक एलिमिनेशन टेक्निक पर वीडियो लाएंगे कि कैसे आप अगर किसी टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली जानकारी नहीं है, ये कोई क्लिक बेट नहीं होने वाला है कि आप बिना पढ़े ही एमसीक्यू सॉल्व करके आ जाएंगे। आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, या आपने अगर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है लेकिन बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं, फिर भी आप आसानी से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 80-85% एमसीक्यूज़ आपके आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद एक और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चिश्ती ट्रेडिशन से रिलेटेड, सूफीज़म से रिलेटेड स्टेटमेंट कुछ दिए गए हैं कि जो सूफीज़म है वो कैसे ग्रो होता है, तो मटेरियलिज्म के अगेंस्ट मिस्टिसिज्म एंड एसेटिज्म को अपना के ग्रो होता है। उन्होंने कुरान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इंटरप्रेट किया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के जो फेवरेट डिसाइपल थे, यानी कि सबसे प्रिय डिसाइपल थे, वो अमीर खुसरो थे। डिसाइपल मतलब शिष्य, जो शागिर्द होते हैं। एंड उसके बाद शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका नाम था चिश्ती क्योंकि इनका जो जन्म है वो ईरान में हुआ था, सिजान रीजन में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज फ्रॉम दिल्ली। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि वो अजमेर से थे। बाकी ऊपर की तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमें क्या कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ऐसा कहा गया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए में कर देंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड हमें भी यही चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही सही है, बाकी चौथा तो गलत है। एंड बाकी चौथा स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में किया जाएगा उस ऑप्शन को हमें डिस्कार्ड करना है। जैसा बी ऑप्शन में देखें तो चौथे स्टेटमेंट को सही बताया गया, इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। सी ऑप्शन में भी चौथे स्टेटमेंट को सही बताया गया तो इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं।
फिर डी ऑप्शन में भी चौथे स्टेटमेंट को सही बताया गया तो उसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास ए। तो एक चीज़ को सॉल्व करने के मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं। जब आप एमसीक्यूज पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एक सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या है ना कि एक ही चीज़ को आप मल्टीपल तरीकों के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें प्रॉपर आती हैं तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप कंफ्यूज हैं फिर भी सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपने बेसिक्स पढ़ी है तब भी आप बहुत हद तक चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुक्का कहीं भी नहीं लगेगा। तुक्का लगाने की कोई टेक्निक नहीं है। आप कोई किसी भी यूट्यूब चैनल पे अपना टाइम जाया ना करें, टाइम बर्बाद ना करें कि कैसे 99% सही तुक्का लगाया जाए, 100% सही तुक्का लगाया जाए, नथिंग बट द स्कैम। आप वहाँ जाके अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफ आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास 4 पूछे गए। जैसा हमने कहा था ना कि किसी कैरेक्टर को लेके कुछ क्लूज दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक क्लू दिया गया है कि एक कैरेक्टर है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर महाभारत। ये महाभारत से बिलोंग करता है, एक क्लू। दूसरी चीज़ की ये कौरव और पांडव के गुरु थे, मेंटोर थे, एंड उन्होंने एकलव्य को अपने डिसाइपल के रूप में, शिष्य के रूप में नहीं चुना। तो हु वाज दिस कैरेक्टर दैट इज मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन। तो आप सबने पढ़ा था, द्रोणाचार्य ने ही नकारा था कि हम एकलव्य को अपना डिसाइपल नहीं चुनेंगे, एंड ही वाज आल्सो द गुरु, द आचार्य ऑफ कौरवास एंड पांडवास। सो द कैरेक्टर मेंशन्ड हियर इज द्रोणाचार्य। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक कैरेक्टर अगेन महाभारत से ही कैरेक्टर है। कहा जाता है कि ये राक्षस कुल से बिलोंग करते हैं, एंड भीम से इनकी शादी होती है तो ऑब्वियसली ये फीमेल ही होंगी क्योंकि भीम पुरुष थे, एंड शी वाज द मदर ऑफ घटोत्कच। तो ऑब्वियसली यहाँ हिडिंबा की बात करी जा रही है क्योंकि सुभद्रा वाज द वाइफ ऑफ अर्जुन, द्रौपदी की वाइफ थी, लेकिन वो राक्षस क्लैन से बिलोंग नहीं करती थी, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करती थी। पांचाल की बेटी थी वो, पांचाल यानी कि द्रुपद की बेटी थी वो। फिर गंधारी तो भाई चाची हुई, आंटी हुई उनकी, तो उनसे कैसे ब्याह हो जाएगा भीम का। तो दिस इज द थिंग, दीज आर द सम ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर हिडिंबा। तो आपको पीपल यू मस्ट नो सीरीज इसलिए फॉलो करनी चाहिए, एंड हम उसमें और भी बहुत सारी वीडियोस अभी ऐड करेंगे जो इन चीज़ों से सेंट्रलाइज्ड हो, ताकि आपको एग्जाम में अगर आइडेंटिफाई द कैरेक्टर टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सफर ना करें। जैसे हमने महाप्रजापति गौतमी के ऊपर बनाया हुआ है, आनंदा के ऊपर बनाया हुआ है, जॉन मार्शल के ऊपर बनाया हुआ है, शाहजहान बेगम के ऊपर बनाया हुआ है। शाहजहान बेगम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे दिया ही जाएगा क्योंकि इंडियन आर्कियोलॉजी में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इन सब के ऊपर हमने पीपल यू मस्ट नो सीरीज में ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप पीपल यू मस्ट नो सीरीज के सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिर अगेन एक और हमारे पास है मीराबाई से रिलेटेड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर वाला क्वेश्चन है कि वो मेड़ता की प्रिंसेस थी, उनका ब्याह होता, वो तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये चीज़ दी गई है कि वो कृष्णा को अपना लवर मानती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन है। तो अंदल और मीराबाई में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि गार्गी और मैत्री जो है वो वैदिक रिलीजन की औरतें हैं, उस जमाने की फिलोसफर है। तो अंदल और क्योंकि वैदिक रिलीजन के बहुत बाद पुरानिक रिलीजन आता है और पुरानिक रिलीजन के बाद ही शैविज्म और वैष्णविज्म की शुरुआत होती है, तो या तो मीराबाई हो सकती है, अंडल हो सकती है। तो अंडल क्यों नहीं होंगी क्योंकि ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, एंड मारवाड़ हमारा कहाँ पड़ता, राजस्थान पड़ता, नॉर्थ इंडिया पड़ता, तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी मीराबाई। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ा है, मीराबाई के ऊपर भी हम लोग पीपल यू मस्ट नो में सीरीज कुछ एक वीडियो बनाएंगे, फिर अंडल के ऊपर भी बनाएंगे, फिर कड़ियक्कल अम्बियार के ऊपर भी बनाएंगे, फिर गार्गी के ऊपर भी बनाएंगे कि आखिर गार्गी थी कौन एंड क्या इनका रोल है सोसाइटी को डेवलप करने में। फिर एक क्वेश्चन है, इसमें तो ट्रेड नहीं दिया गया डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली आपके सामने ट्रेड ही रखे गए। कहा गया है कि इनका नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी है, मतलब इनको पुकारा जाता था देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी नाम। इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 268 से 232 बीसी के बीच तक रूल किया, एंड इन्होंने प्रोपगेशन किया, प्रचार किया किसका, धम्म के कॉन्सेप्ट का। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि किन्होंने धम्म के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया, तो दैट वाज अशोका, एंड हु वाज कॉल्ड एज देवनाम्पी यानी कि द बेलोवेड ऑफ गॉड, और प्रियदर्शी यानी कि द वन हु इज प्लीजेंट टू बी बिहोल्ड, उनको देखने में मजा। तो द कैरेक्टर हियर मेंशन्ड इज अशोका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टर के लिए आपके लिए बहुत ही हो जाता है कि आप ना केवल हमारे एमसीक्यू सीरीज को देखिए, वन शॉट को देखिए, बल्कि जो पीपल यू मस्ट नो सीरीज है उसको भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें हम सारे ही कैरेक्टर को ना आगे चल के बता देंगे आपके सामने। अशोका की ट्रेड्स को बता देंगे, समुद्रगुप्त के बारे में बता देंगे, हरिशेर के बारे में पूछ सकते हैं, उन्होंने तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, बाणभट्ट के बारे में पूछ सकते हैं, उन्होंने हर्षचरित के बारे में लिखा, हर्षचरित के जमाने में कैसे हर्षचरित लिखा, के एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें दिखाया गया कि हर्ष के समय पे कैसे बुद्धिज्म को पैटर्नेज मिली थी, कैसे वो लोग फिर आगे बढ़ते थे, कैसा उनका टैक्स स्ट्रक्चर था, कैसा उनका रेवेन्यू मॉडल था। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, एंड हम उसको पीपल यू मस्ट नो सीरीज में सारी ही कैरेक्टर्स को कंक्लूड करने वाला, कवर करने वाला। इसके बाद जो कैटेगरी आती है हमारे पास दैट इज ऑफ सोर्स और केस बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके कुल मिला के 12 हैं। 2 आपके पास सोर्स है, एक तो हमने कहा था आपके सामने सोर्स है द्रौपदी और युधिष्ठिर में वार्तालाप हो रहा है उसका चीरहरण के बाद, एंड एक सोर्स हमारे पास अभी जिसमें गॉड को लेके क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई एक ही गॉड है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, एंड फालतू का ये जो अलग अलग सेक्ट है वो आपस में लड़ते रहते हैं हिंदू और मुस्लिम, जबकि वो एक ही गॉड को पूजते हैं। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो दोनों से 6 क्वेश्चन है, 12 हो गया, एंड इनमें से आप या तो 5-5 करके 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या 6-4 करके 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या 4-6 करके 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपके सामने 2 चीज़ें यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सोर्स या केस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके सामने जब एडिशनल मतलब चैप्टर के साइड में जब सोर्स दिए जाते हैं वहीं से पूछे जाएंगे। हो सकता है कि चैप्टर के बीच से ही कोई वो केस उठा ले, उनसे भी पूछ सकते हैं चीज़ों को, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि केवल सोर्स से ही केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके अलावा भी आ सकते हैं।
दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है कि ये जो हमारे पास सोर्स दिया गया है, अगर हमने किसी सोर्स को यहाँ पे लिखा, जैसे ये सोर्स है, इसमें कबीर की कुछ बातों को कहा गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस सोर्स से ही सिंपल क्वेश्चन आए। इस सोर्स में किसका जिक्र है? कबीर का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कबीर के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी गई है ना बुक में, उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लाइक अगर आप इस सोर्स के क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें कबीर की फिलॉसफी के बारे में पूछा गया, जो कि इस सोर्स में मेंशन नहीं है। कबीर रिचुअल्स को तरजीह देते थे कि नहीं देते थे, वो आपको इस सोर्स से पता नहीं चल पाएगा, लेकिन वो नहीं देते थे। वो तब पता चलता जब आपने इस सोर्स के अलावा आपकी किताब में जो कबीर के बारे में चीज़ें दी गई हैं उसको भी पढ़ते हैं। तो दिस इज कंपलसरी फॉर यू कि आप जब सोर्स को पढ़े तो उससे रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे युधिष्ठिर और आप कह लो तो द्रौपदी से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे आता था? पोजीशन ऑफ वुमेन जब हमने पढ़ा था, सोशल स्टेटस, वहाँ पे आता था। तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको पढ़नी जरूरी है। पर मैट्रिलिनी क्या होता है, कैसे मैट्रिलिनी से सतवाहना अपने माता के गोत्र को अपने नाम के आगे लगाते थे, मैट्रिलिनी क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, क्यों पैट्रिलिनी महाभारत के ज़माने में प्रेवलेंट था, महाजनपद के लोगों ने पैट्रिलिनी को ही क्यों अपनाया। तो दैट फॉर द सिनेरियो। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको जब बनाने हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस हो सकता है ज़्यादातर क्वेश्चंस केवल उसी सोर्स से रहे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर से भी हो सकते हैं, होंगे उसी सोर्स के कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर से भी हो सकते हैं। लाइक हमने देखा था एक क्वेश्चन जो था कबीर की इस फिलॉसफी से रिलेटेड, उसमें शब्द और शून्य टर्म का इस्तेमाल करा गया था, जो कि यौगिक टर्म है। आपकी किताब में मेंशन है लेकिन इस सोर्स में मेंशन नहीं है। तो सोर्स देने वाले ने ये सोचा था कि आपने कबीर के बारे में ना केवल इस सोर्स को पढ़ा होगा, बल्कि इसके अलावा कबीर के बारे में ये भी जानते होंगे कि कबीर अपने प्रीचिंग्स में हमेशा शून्य और शब्द एक अलग टर्म है उसका इस्तेमाल करता था। तो उन्होंने ये सोच के सोर्स तैयार किया है कि आपने सोर्स भी पढ़ा एंड इससे रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी पढ़ा। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। जैसा अगर आप देखेंगे तो आप जब थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर शुरू करेंगे तो वहाँ पे शुरुआत ही वहाँ पे एक सोर्स से करी गई शाहजहां बेगम की जर्नल से, कि वो भोपाल से जाती हैं सांची विजिट करने, एंड वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अवशेष देखे सांची के स्तूप के, एंड उसके बाद वो फिर उसको डिसाइड करते कि वो प्रिजर्व करेंगे। अब यहाँ पे आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो शाहजहां बेगम वो कहाँ की नवाब, शाहजहां बेगम ने किस ऑथर को पैट्रोनेज दी थी इस सांची के स्तूप की हिस्ट्री को कंपाइल करने में? दैट वाज जॉन मार्शल, जो कि उस सोर्स में तो नहीं लिखा गया, लेकिन वो सोर्स बनाने वाले ने इस चीज़ को प्री एज्यूम किया, पहले से मान लिया कि आपने चूंकि इस सोर्स को पढ़ा तो आपने शाहजहां बेगम के बारे में भी पढ़ा होगा। बाहर की चीज़ नहीं, बुक में ही शाहजहां बेगम के बारे में जो चीज़ लिखी गई है उसको पढ़ा होगा। सोर्स और केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो जरूरी नहीं कि सारे ही जो केस बेस्ड क्वेश्चन है और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो साइड के सोर्सेस से आएंगे, किताब के बीच से भी दे सकते हैं आपको। जो चीज़ें आप प्रॉपर पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन उससे भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि जो साइड में सोर्स होते हैं उन्हीं से मिलेंगे। दूसरी चीज़, जब आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो ऑफन उस सोर्स के बाहर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि उस सोर्स के कॉन्टेक्स्ट के बाहर का नहीं होगा। कभी उस सोर्स के बाहर का हो सकता है लेकिन उस सोर्स के कॉन्टेक्स्ट का बाहर का नहीं होगा। जैसे यहाँ पे द्रौपदी और युधिष्ठिर में वुमेन के पोजीशन की बात की जा रही थी, सोशल डिफरेंसेस की बात की जा रही थी, तो ये जो क्वेश्चन है वो सोशल डिफरेंस से बाहर का कतई हो सकता है। जैसे यहाँ पे कबीर के टीचिंग्स की बात करी जा रही है तो ऐसा नहीं होगा कि गुरु नानक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन कबीर का ही हो सकता है, वो सोर्स से रिलेटेड ना हो। So these are the things that you should keep in mind before attempting the source based question. And source based question को हम इतना कराएंगे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा ब्रश हो जाएगी, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी दैट इज ऑफ एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने कुछ कथन दिए जाएंगे एंड उसके रीजंस होंगे आपको, तो इनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। टोटल जो एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर में वो आपके 2 पूछे गए। यहाँ पे इसमें क्या होता है ना कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक आपका कथन होगा, एक रीजन क्वेश्चन के लिए। इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों सही हो, लेकिन ये जो आर है वो ए को सही से जस्टिफाई नहीं करता। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। या ऐसा भी हो सकता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू भी हो लेकिन जो ए है उसको सही से जस्टिफाई करता हो आर, यानी कि रीजन जो है वो एसर्शन को सही से जस्टिफाई करता हो। जैसा इस क्वेश्चन में कर रहा है, क्या कहा जा रहा है कि संस्कृत टेक्स्ट यानी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों को कंपाइल करने का सिलसिला 500 BC के बाद शुरू। यहाँ पे ऐसा ना समझे कि रीजन की शुरुआत बिकॉज से या ड्यू टू से करी जाएगी। रीजन भी सिंपल एक स्टेटमेंट ही है, आपको अपनी रीजनिंग लगानी है कि भाई ये जो रीजन हमारे सामने रीजन के रूप में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एसर्शन को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। जैसा आप 500 BC से संस्कृत टेक्स्ट धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों को कंपाइल करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन वाज दैट कि ब्राह्मण क्या चाहते थे कि हम लोग सोसाइटी के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करें, एक नियम कानून तैयार करें ताकि जो सोसाइटी है वो स्मूथली फंक्शन हो सके। एंड इसको रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि ए जो है वो ट्रू है और बी फॉल्स है, या ए फॉल्स है बी ट्रू है। ऐसा लिख देंगे कि 500 BC की जगह 1000 BC लिख देते तो अब जो स्टेटमेंट ए है वो गलत हो जाता है, यानी कि असर्शन ही गलत होता था। या अगर रीजन में जो ब्राह्मण है वहाँ पे क्षत्रिय लिख देते कि क्षत्रिय लेट द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सोशल बिहेवियर, तो ये भी गलत हो जाता क्योंकि क्षत्रिय के पास और राइट ही नहीं थे कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करने। दीज आर द असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। आपको दोनों ही स्टेटमेंट को पहले तो इंडिपेंडेंटली लेना है एंड सारे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर अपना आंसर चुनना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप बहुत बेसिकली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृष्णदेव राय's रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कृष्णदेव राय के जमाने में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन हुआ, चीजों को उन्होंने जीता भी और अपने कंट्रोल में भी रखा। ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो आप देखें कि मिलिट्री स्ट्रेटजी और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इनकी बढ़िया थी विजयनगर एम्पायर की, इसीलिए वो तुंगभद्रा और कृष्णाडेवर के बीच के सरजमीन को कैप्चर कर पाते, एक्वायर कर पाते। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है।
असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि असर्शन को रीजन सही से जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको पता लगाने से पहले एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मतलब नीचे से देखते हैं, आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट, ये तो सीधे डिस्कार्ड कर दे क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। फिर ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये भी डिस्कार्ड कर दे क्योंकि दोनों ही सही है। फिर बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही गलत है, तो ये भी गलत, मतलब इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग। तो बचा क्या, हमें अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने आसानी से बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। बचा हमारे पास क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि सही में है। क्योंकि मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड मिलिट्री प्रिपेयरनेस इनकी बहुत बढ़िया थी, इसलिए तो ये लोग इतना ज़्यादा कैप्चर कर पाए एंड इतना ज़्यादा कैप्चर कर पाए। ये कैसे पॉसिबल हो पाए, ओनली बिकॉज कृष्णदेव राय वाज ऑफ एक्सपेशनिस्ट माइंडसेट। तो ये जो ए एंड आर है, यानी कि असर्शन भी सही है, आर भी सही है। वैसे आपको इतनी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, जब आपने तीन ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया तो ऑब्वियसली द ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि जो चौथा ऑप्शन बच गया, यानी कि ऑप्शन ए जो बच गया वही आपका सही आंसर होगा। तो आपको इतनी चीज़ों को करने की आवश्यकता फजूल की है भी नहीं। तो इस तरीके से आप असर्शन रीजन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे असर्शन रीजन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तीन कैटेगरीज के ऊपर हम लोग अलग से सीरीज ही लाएंगे। बहुत सारे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले, बाकी एमसीक्यूज में तो आप देखेंगे ही देखेंगे। इंडिपेंडेंटली हमें इनको सॉल्व करना पड़ता है। जो दो स्टेटमेंट है उनको आपको इंडिपेंडेंटली जज करना पड़ेगा। आप दोनों को ज्वाइंट मैनर में नहीं जज कर सकते, ज्वाइंट मैनर में नहीं इंटरप्रेट कर सकते। उसके बाद जो कैटेगरी आती है हमारे पास, दैट इज ऑफ इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा हमारे पास एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा हमने देखा था कि बुद्धा की एक मूर्ति दे दी गई, पूछा गया कि ये किस स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है। तो इमेज ऐसा भी दे दिया जा सकता है कि हमने महावीर का इमेज दे दिया, या हमने शाहजहां बेगम का इमेज दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन है, या हमने करेकल अमियार का इमेज दे दिया, प्रिस्ट किंग का इमेज दे दिया। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि सीधे वो इमेज दे दे, पूछे कि ये किसकी इमेज है। जैसे हमने प्रिस्ट किंग का इमेज दे दिया एंड पूछा कि ये किसकी इमेज है, तो वहाँ पे ऑप्शन में प्रिस्ट किंग अगर होगा तो आप उस पर टिक मार देंगे। या हमने आपके सामने इमेज दे दिया मीराबाई का, तो आपसे पूछा कि किसकी इमेज है, तो आप बता देंगे मीराबाई। लेकिन अगर आपसे इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है कि मीराबाई वॉज द प्रिंसेस ऑफ डैश डैश डैश, तो प्रिंसेस कहाँ की थी, मेड़ता की थी, मारवाड़ की थी। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि वो किसकी डिवोटी थी, तो कृष्ण की डिवोटी थी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं इमेज बेस्ड, और डायरेक्ट भी आ सकते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया, यहाँ पे जो तस्वीर है किसी बोधिसत्ता की है, ऐसे लोग जो बुद्धाहुड के मार्ग में प्रशस्त होते थे, यानी कि बुद्ध बनने वाले होते थे। तो इससे डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछा गया कि ये किसकी तस्वीर है, ऐसा पूछा गया कि ये जो तस्वीर है वो किस स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत आती है, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत आती है। क्योंकि बाकी जो तीन स्कूल ऑफ आर्ट है इसके बारे में आपकी किताब में जिक्र ही नहीं करा गया, तो आप ऑब्वियसली तीनों को डिस्कार्ड कर दें। ना तो ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में ज्यादा जिक्र करा गया है, अमरावती और मथुरा के बारे में तो जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया, तो इन तीनों को आप डिस्कार्ड कर दें। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में जिक्र करा गया, क्योंकि इसी को देख के जो हमारे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे वो पता लगा पाते हैं चीज़ों को। तो आपको आसानी से, आपको कॉमन सेंस बहुत अप्लाई करना पड़ेगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहली तो आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, नॉलेज के अलावा भी टेक्निक। बहुत ज़्यादा आपने पढ़ाई कर भी दी है, फिर भी आपके पास जब तक टेक्निक नहीं है, होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में आप जब कंफ्यूज होंगे तो वहाँ पे गलत आंसर्स को आप पिक कर लेंगे। तो आपके पास पहले तो टेक्निक होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस यहाँ पे काम आएगा कि भाई जब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की बात ही नहीं करेगी कहीं पे, तो आंसर बचेगा क्या, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। क्योंकि इसका तो हमने थोड़ा सा जिक्र देखा था, जब ब्रिटिश कॉलोनियल आर्कियोलॉजिस्ट बुद्धिज्म के बारे में खोज करने जाते हो तो उनको गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स रिलेटेड जो चीज़ें थी वो आसानी से समझ में आ जाती है, एज कम्पेयर टू द जो बंगाल में चीज़ें बनाई जा रही थी या साउथ इंडिया में चीज़ें बनाई जा रही थी। तो दीज वर द इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, असर्शन रीजन के ऊपर एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर अलग ही एक सीरीज ही लाएंगे, उसमें सारी या एमसीक्यू सीरीज में उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा ताकि आप उनसे सफर ना कर सके। इसके बाद जो कैटेगरी हमारे पास, दैट इज एग्जर्व बेस्ड क्वेश्चन। एग्जर्व बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास दो पूछे गए। एग्जर्व बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 या 3 लाइन का एक पैसेज दे दिया जाएगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में जो पैसेज होता है वो लंबा होता है और उसमें एक पैसेज से तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जर्व बेस्ड क्वेश्चन में ऑफन 2-3 लाइन का एक पैसेज होगा एंड उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे बामुश्किल। तो यहाँ पे आपके सामने 3 लाइन का स्टेटमेंट है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है। पूछा गया है कि एक कैटेगरी होती है स्पेशलिस्ट की जो एनिमल रिमेन्स को आसानी से परख लेते हैं, एंड उन्होंने चूंकि एनिमल रिमेन्स यानी कि जानवरों के अवशेषों को परख पाया, तो इसीलिए मैं पता चल पाया कि कौन से जानवरों को हड़प्पन्स खाते थे, कौन से जानवरों को हड़प्पन्स डोमेस्टिकेट करते थे। तो ऑब्वियसली दैट विल बी द आर्कियोलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट तो पेड़ पौधों से रिलेटेड है तो ये तो होगा नहीं। जियो यानी कि धरती एंड आर्कियोलॉजिस्ट, तो धरती से रिलेटेड चीज़ों में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो भी यहाँ नहीं होगा। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा या जूलॉजिस्ट होगा। तो जूलॉजिस्ट विल बी द क्लोजेस्ट, क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट सेंस आ रहा है कि कुछ जानवर से रिलेटेड है। तो दे वर स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट एनिमल रिमेन्स। तो इस टाइप के एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3-4 लाइन का एक स्टेटमेंट दिया गया, एक पैसेज दिया गया है वीर शैव ट्रेडिशन के बारे में, एंड पूछा गया कि वीर शैव ट्रेडिशन, जिस ट्रेडिशन को इस स्टेटमेंट में दर्शाया गया, एम्फसाइज करा गया, उस ट्रेडिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्या वीर शैव ट्रेडिशन के बारे में ये स्टेटमेंट सही है कि इसका जो इमरजेंस है वो केरला से हुई, या इसके फाउंडर वसावना है, या इनको नायनाड भी कहा जाता है, या ये थ्योरी ऑफ रिबर्थ में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 जो स्टेटमेंट है वो गलत है, एंड एक जो सही है दैट इज इट वाज लेड बाय वसावना, इट वाज फाउंडेड बाय वसावना। तो ऐसा भी होगा कि कुछ ट्रेडिशन के बारे में दे दिया, या ऐसा भी होगा कि हमने एक पैसेज दे दिया कि भाई एक क्वीन है जो कि सांची के स्तूप को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करती है,
यानी कि परमिशन नहीं देती है ब्रिटिश और फ्रेंच म्यूजियम क्यूरेटर्स को कि वो ओरिजिनल चीज़ों को ले जाए। एंड इसके अलावा जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे लोग जब साइट को विजिट करते हैं तो पूरी तरीके से उनकी खातिरदारी करती है, उनके लिए गेस्ट हाउसेस बनवाए जाते हैं एंड उनके रिसर्च को फंड किया जाता है। तो कौन ये कैरेक्टर जिनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली दैट कैरेक्टर विल बी शाहजहां बेगम। उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी ना, उनका ही कंट्रीब्यूशन है जब सांची के स्तूप को प्रिजर्व रखा गया, या उनका ही कंट्रीब्यूशन है जब जॉन मार्शल ने रिसर्च पेपर पब्लिश की बुद्धिज्म के बारे में, सांची स्तूप के बारे में। तो दीज वर सम एक्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगेन आपके बुक के 20 से भी आ सकते हैं, सोर्स से भी आ सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस ये है कि वो आपके बुक के 20 से आएंगे। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग से 3 क्वेश्चन। सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर मैच द फॉलोइंग का आएगा तो वो बेसिक आएगा कि आपको यहाँ पे 4 मैचेस देंगे, आपको मिलाना अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डीजी ऑफ एएसआई हो जाएंगे, जयराम सैनी डिस्कवर्ड सीस हड़प्पा, जॉन मार्शल announced the discovery of new civilization and R.D.M. Wheeler brought military precision in the archaeology। ये तो बहुत बेसिक मैच द फॉलोइंग हो गया। कुछ मैच द फॉलोइंग ऐसे होंगे जिनमें आपके सामने 4 मैचेस दिए जाएंगे, उनमें से 3 मैचेस सही है, एक गलत है। जैसे यहाँ पे 3 मैचेस सही है, एम्प्टी सीट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा सही है, व्हील सेरेमनी ऑफ बुद्धा सही है, बोधि ट्री बर्थ ऑफ बुद्धा गलत है, स्तूपा महानिर्वाण ये भी सही है, यानी कि महानिर्वाण को स्तूप से डिनोट किया जाता था सीज में, मेडिटेशन ऑफ बुद्धा को एम्प्टी सीट से, सेरेमनी यानी कि जो प्रीचिंग पहली बार उपदेश दिया था बुद्धा ने जिस 4-5 शिष्यों को, जिसको हम लोग कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, उसको चक्र से सिंबलाइज किया गया। तो ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन बोधि ट्री से किसको सिंबलाइज किया गया? एनलाइटनमेंट, बुद्धा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पे बर्थ ऑफ बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, तो आपको बताने के इनमें से कौन सा जो मैच है वो गलत है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी विल बी द रॉन्ग। भी पूछा सकता है जहाँ पे आपके सामने 4 मैच दिए जाएंगे, 3 मैच गलत होंगे, एक सही होगा। पिछले में क्या था, 3 सही थे, एक गलत है। यहाँ पे क्या है, 3 गलत है, एक सही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ही सही है, चोलाज एंड तमिलनाडु, बाकी सब गलत है। गजपति का उड़ीसा से कनेक्शन है तो होशियालाज का तो हो नहीं सकता, होशियालाज वेयर ऑफ कर्नाटक एंड सुल्तान दक्कन के थे, तो यहाँ पे एक मैच सही है। 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो सिंपल मैच द फॉलोइंग होगी, एक होगा कि 3 मैच आप 4 मैच दिए हुए हैं, उनमें से 3 सही है, एक गलत है, तो आपको गलत पता करना है कि कौन सा जो मैच है वो गलत है। ऐसा हो सकता है कि 4 मैचेस दिए गए और उसमें से 3 मैचेस सही है, 3 मैचेस गलत है, एक सही है, तो आपको पता करें कि कौन सा जो मैचेस में सही है। तो इस टाइप के आपके सामने मैचेस दिए जा सकते हैं एंड मैचेस आपके बहुत टाइप के दिए जा सकते हैं। लाइक हमने आपके सामने 4 मैच दे दिया, एक अम्पायर एक साइड है और एक साइड उसकी डायनेस्टी है, तो लेट सपोज हमने गौतमीपुत्र शतकर्णी के सामने कुषाण डायनेस्टी लिख दिया है एंड चंद्रगुप्त के सामने सातवाहन डायनेस्टी लिख दिया। इस तरीके से 4 मैचेस हमने तैयार किए, उसमें से 3 गलत है, एक सही है, तो आपको इसमें से चुनना है। तो मैचेस कैसे भी क्रिएट किया जा सकते हैं, आपके पास जरूरत की आपको क्या करना है कि आप लेक्चर्स को बहुत बढ़िया से देखें एंड जिन चीज़ों को एम्फेसाइज किया जाता है उनको तो बहुत गौर करें। जैसे हमने जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, अशोका के बारे में पढ़ा, सांची के स्तूपों को देखा, तो इन सब पे बहुत गौर करें। भक्तिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था, नायनार्स के बारे में, अलवर्स के बारे में, सूफीज्म में आपने सबके बारे में नहीं पढ़ना, आपको चिश्ती के बारे में पढ़ना। चिश्ती में भी जो निजामुद्दीन औलिया थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनके बारे में पढ़ना। फिर नानक की टीचिंग्स क्या थी, कबीर की टीचिंग्स क्या थी, मीराबाई की टीचिंग्स क्या थी, सबके बारे में पढ़ना। तो जो मेन टॉपिक्स है उनको आपको हमेशा फोकस में रखना। तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ मैथ फॉलोइंग। उसके बाद हमारे पास आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट कैटेगरी है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं। एक में आपको एक गिरनार लेक के पास जो अशोका का इंस्क्रिप्शन नहीं है, वो बेसिकली रॉक एडिक्ट है, उसको दर्शाना था। एंड एक यहाँ पे हमारी कोस्टल सिटी है पुअर की, जहाँ से बहुत ट्रेड होता था, बंगाल की खाड़ी एंड जो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड होता था वो वहाँ से होता था, तो इसको आपको दर्शाना है। एंड आपने जब यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक जगह था बंगाल में एक जगह था जिसको कहा जाता था गेटवे ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, उसका नाम क्या था? यहाँ पे बंगाल में जगह था। अगर आपने महाजनपद के लेक्चर को बहुत गौर से सुना होगा तो यहाँ पे वो जगह पड़ता है एंड उसको कहा जाता था गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। वहाँ से बहुत भारी मात्रा में साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड होता था बंगाल की खाड़ी के थ्रू। तो आपको उस जगह का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट वाज द प्लेस दैट वाज नोन एज द गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड दैट वाज लोकेटेड इन द बंगाल। यहाँ पे हमने उसको मार्क भी कर दिया है, सी मार्क के नाम से, तो आपको बताना है। तो इस हिसाब से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप बेस्ड क्वेश्चन या तो डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, इनडायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट कैसे? जैसा हमने कहा कि पूहड़, यहाँ पे ये जो साइट है वो पूहड़ है, तो पूहड़ के अलावा साउथ इंडिया में ऐसा पूछ सकते हैं कि साउथ इंडिया में कौन सा, जो हमने देखा था कि मॉडर्न एम्पायर के दौरान या मगध की जो 4 प्रोविंशियल सेंटर हुआ करती थी, उसमें से साउथ इंडिया में कौन सा प्रोविंशियल सेंटर था? तो हमने देखा था सुवर्णगिरी था कर्नाटक में, एक तक्षशिला हुआ करता था, एक हमारा उज्जैनी हुआ करता था, एक पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो इस हिसाब से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन मैथ में होता क्या है कि और बहुत रेयरली ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। मैथ में कभी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एंड मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, एक तो हम प्रॉपर 1 शॉट वीडियो भी लेके आ जाएंगे मैथ पे, जिसमें जितनी भी 6 चैप्टर है आपके सिलेबस में, उनसे रिलेटेड जो भी मैथ है वो सारी ही एक वीडियो में कंपाइल कर दी जाएंगी टाइम लगा के। एंड बहुत ही क्लियर विजुअल के थ्रू, बहुत ही ट्रांसपेरेंट विजुअल के थ्रू हम चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। होप कि जब वो मैप की वीडियो आप देखेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसान होगी एंड आपको वीडियो पसंद आएगा। सो दीज आर द कैटेगरीज इन विच द क्वेश्चंस आर कैटेगराइज। इसमें भी क्वेश्चनों को कैटेगराइज करा गया, चाहे वो मैप बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हो, आपके लिए तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले हो, 1 लाइनर वाले हो। अब एक बार चार्ट देख लेते हैं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा किसके आए हैं? 1 लाइनर एमसीक्यू। देन हमारे पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। देन हमारे पास जो 5 क्वेश्चन आए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देन जो हमारे पास 4 क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द कैरेक्टर है। देन हमारे पास जो 2 क्वेश्चन आए वो असर्शन रीजन के हैं। देन इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक आया हुआ है।
देन हमारे पास जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो 2 आया हुआ है। फिर हमारे पास एग्जर्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जो 2 एग्जर्ट हमने देखा था, एक एग्जर्ट आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड था, एक एग्जर्ट हमने देखा था कि व्हीलचेयर ट्रेडिशन से रिलेटेड था। फिर आपके 3 जो क्वेश्चन है वो आए हुए मैच द फॉलोइंग। इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हुआ हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको हमारी सारी लेक्चर्स को देखना है एंड सारे ही एमसीक्यू सीरीज के हर एक वीडियो को फॉलो करना है। उसके अलावा जो भी हम आगे मैप बेस्ड एक वन शॉट रिलीज करेंगे उसको भी देखना है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन की वन शॉट रिलीज करेंगे उसको भी देखना है, एंड उसके बाद एशिया रीजन की एक वन शॉट रिलीज करेंगे उसको भी देखना है। एंड ना केवल इन सबको देखना बल्कि इनको अपने दोस्तों में शेयर भी करना अगर आपको लगे कि ये उनको मदद पहुंचाएंगे तो। इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड if you find the content likable then please press the like button and make sure that you hit the subscribe button ताकि आपके सामने हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहे, and don't forget to press the bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशंस बराबर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।